नमस्कार। डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का जो प्रथम पेपर है, आर्थिक अवधारण एवं विधियाँ, इसका चौथा चैप्टर था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अपन ने पिछली स्लाइड्स में किया। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो, यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि समग्र या व्यापक, समग्र यानी कि संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण वह एक अर्थ विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। कैसे? उदाहरण, इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, बचत, विनियोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें आर्थिक विकास और आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे विषयों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों और आर्थिक विश्लेषणों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की इकाइयाँ और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाइयाँ। अब देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इसमें क्लासिकल मॉडल, केन्स का मॉडल, जिसको कि फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, उसके द्वारा किस प्रकार अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण किया जाता है। उपभोग, वहाँ पे एक व्यक्ति का उपभोग था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उपभोग का अध्ययन किया जाएगा, समग्र उपभोग का अध्ययन किया जाएगा। उपभोग का आय से निर्धारण किया जाएगा। वही स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की बात करें तो आय स्वतंत्र चर होगी और उपभोग परतंत्र चर होगा। और विनियोग का सिद्धांत, उपभोग के साथ साथ उत्पादन कैसे होगा, समग्र विनियोग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। गुणक और त्वरक का अध्ययन किया जाता है। बचत का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत है आय और रोजगार का सिद्धांत, जिसमें उपभोग का सिद्धांत, विनियोग का सिद्धांत और बचत का सिद्धांत इसी में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद सेकंड जो सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा इसके क्षेत्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, वो है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। वहाँ पे एक वस्तु की कीमत का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता था। यहाँ सामान्य कीमत स्तर में मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विस्फीति, संस्फीति, स्टिगफ्लेशन, अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी, व्यापार चक्र, उतार चढ़ाव, इनका अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक कल्याण के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से संतुलित आर्थिक विकास हो, सतत विकास हो, मानवीय विकास हो, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। और चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वितरण के समष्टिगत सिद्धांत के अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, ये संपूर्ण रूप से किस प्रकार से सामान्य मजदूरी का सिद्धांत, सामान्य लाभ का सिद्धांत, ब्याज की दर के, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मुद्रा का ब्याज की दर के सिद्धांत के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस प्रकार इसके समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आय और रोजगार के सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत, तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत और चौथा है वितरण के समष्टिगत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोगी है, व्यक्ति की इकाइयों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी सहायक है। आर्थिक नीतियाँ सरकार समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही संभव कर पाती है। आर्थिक विकास के निर्धारण में सहायक, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके सरकार आर्थिक विकास को किस तरह से संतुलित क्षेत्र की ओर ले जाना है, क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास हो रहा है, ये सब सतत विकास किस तरह से किया जाएगा, साधनों के अपव्यय को किस प्रकार से कम किया जाएगा, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। चौथा है अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक, किस प्रकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन और व्यय, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन को किस प्रकार से निर्यात करना है, इसका अध्ययन किया जाता है। और कमी हो रही है तो आयातों को कैसे प्राप्त करना है, और पूंजी का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है,
इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। और राष्ट्रव्यापी जो समस्या हैं, मुद्रास्फीति है, बचत है, विनियोग, इनकी समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों की जो अध्ययन है, इनसे इनकी किस प्रकार से कार्य प्रणाली है, इसका अध्ययन भी राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। इसमें जोड़कर व्यक्ति की इकाइयों को जोड़कर के समष्टि अर्थशास्त्र बनाया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में के अंतर्गत की गई इकाइयों के अध्ययन को जोड़ करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना की प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ हो जाती हैं कि उनको जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती है, और इतनी जटिल हो जाती है कि भ्रमात्मक परिणाम निकलने का भय रहता है। वास्तविक परिणामों के अनुरूप कार्य अर्थशास्त्रियों के दिमाग में भ्रम रहता है कि कभी भ्रमपूर्ण परिणाम ना निकाले जाएं, और आवश्यकता अनुसार इन इकाइयों को परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो विशाल इकाइयाँ हो जाती हैं, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन इसका अध्ययन अर्थव्यवस्था के अर्थ नीति के अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।